नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। 2 लिस्ट हमारे सामने दे रखी है, इनको हमें मिलाना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, वीडियो पॉज कर सकते हो। मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, सबसे पहले है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद में क्या है? खेल को खेल भावना से खेलना। नेचुरलिज्म में हम देखते हैं कि जैसा गेम होता है उसी तरीके से हम इसको खेलते हैं। गेम की जो नेचर है, गेम की जो प्रकृति है, उसी के अकॉर्डिंग हम जब गेम को खेलते हैं तो वो आता है नेचुरलिज्म के अंदर। इसके बाद में है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। सभी विचार, मूल्य और यथार्थ परिवर्तित होते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं, वैल्यूज हैं और रियलिटीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसको हम बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रियलिज्म, जिसको यथार्थवाद कहा जाता है। इसका है सेकंड पॉइंट, अनपढ़ रहने से बेहतर है जन्म ना हो, कुविचारित होने से बेहतर है अनपढ़ रहना। ये यथार्थवाद के अंदर आएगा। और अस्तित्ववाद में आ गया, समाज एक आवश्यक बुराई है। ये बात अस्तित्व में है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है? एविल है, वो एक बुराई है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, इन चारों के बारे में ये स्टेटमेंट थे। अगर आपको इनकी कंडीशन क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट है, ये भी 2 लिस्ट दे रखी है हमारे सामने, इसका भी हमें आंसर करना है। देखिए, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद और अस्तित्ववाद हमारे सामने एक बार फिर ये 4 दे रखे हैं। लेकिन अब की बार जो हमें आंसर देने हैं वो थोड़े अलग हो गए। सारे शिक्षा से संबंधित हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हमें आंसर करना है इन चारों को। वीडियो पॉज कर सकते हैं, आंसर देना हो तो। राइट आंसर इज बी, 4 3 2 1। देखिए, सबसे पहले आदर्शवाद, विकास हेतु शिक्षा। आइडियलिज्म के अंदर हम एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, एजुकेशन को हम गेन करते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद है सफलता हेतु शिक्षा। बिहेवियरिज्म में हम सफलता हेतु शिक्षा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमें एजुकेशन सक्सेस के लिए लेनी चाहिए। आइडियलिज्म में डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म, एजुकेशन इन दी नेचुरल इन्वायरमेंट। प्रकृतिवाद का आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये प्रकृति से संबंधित है। तो प्राकृतिक वातावरण में जब हम शिक्षा लेते हैं वो आती है प्रकृतिवाद के अंदर। अस्तित्ववाद में है शिक्षा की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम हमें एजुकेशन से मिलेगी उसकी बात हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में करते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे सकते हैं, ये सारे आइडियलिज्म, बिहेवियरिज्म, नेचुरलिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म में। तो इनमें घबराना नहीं है, आपको बस क्लियर होना चाहिए कि इनका मेन बेसिक क्या है। अगर आपको बेसिक पता चल जाएगा तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। एक बार फिर हमारे सामने 2 लिस्ट हैं, इन दोनों को हमें मिलाना है। आराम से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूं, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। देखिए, एक बार फिर हमारे सामने उसी तरीके के ऑप्शंस हैं। आदर्शवाद का क्या है? सत्य और मूल्य निरपेक्ष होते हैं तथा इनकी पूरी दुनिया में भागीदारी होती है। देखिए, सत्य, मूल्य, इन सब की बात हम आदर्शवाद में करते हैं। हमने देखा था कि आइडियलिज्म में सब कुछ आइडियल होना चाहिए, सब कुछ आदर्श होना चाहिए। जैसे कि सच है वो आइडियल होता है, सच में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती। और व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य हैं वो भी निरपेक्ष होते हैं, इनकी पूरी दुनिया में भागीदारी होती है। इस तरीके से ये बात हम आदर्शवाद के अंदर करते हैं। फिर है यथार्थवाद, इसको इंग्लिश में रियलिज्म बोलते हैं। तो इसका होता है विज्ञान सत्य को प्रकट करता है, साइंस रिवील्स द ट्रूथ। जो रियल बात है वो हम देखते हैं यथार्थवाद के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है परिणामवाद। परिणामवाद में व्यक्ति अनुभव से सीखता है। और लास्ट में अस्तित्ववाद, व्यक्ति का अनुभव यह निर्धारित करता है कि क्या सत्य है। अस्तित्ववाद मतलब जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, हम हमारे एक्सपीरियंस से जो गेन करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, वो सारा आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म में। इस तरीके से आप इनको समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी लिस्ट का क्वेश्चन है। अब की बार हमें अरस्तुवाद, नॉमिनलिज्म, अवधारणावाद और यथार्थवाद, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनको इस लिस्ट से हमें मैच करना है। राइट आंसर इज बी, 4 1 3 2। देखिए, सार्वभौम का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये हमें यथार्थवाद में देखने को मिलता है। जो रियलिज्म है इसमें हमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सार्वभौम सिर्फ अंश में विद्यमान होता है, यह है अरस्तुवाद। अरस्तु ने क्या बोला कि एक छोटा सा कण है, उसके अंदर भी सब कुछ विद्यमान रहता है, सब कुछ मौजूद रहता है। फिर है सार्वभौम
मस्तिष्क में रहता है, इसका हो जाएगा अवधारणावाद। कंसेप्ट होते हैं माइंड के अंदर हमारे, और कंसेप्ट से हम यूनिवर्सल बातों को सीखते हैं, इस तरीके से इसको समझना है। फिर लास्ट है सार्वभौम का न तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ना ही मस्तिष्क में रहता है। ये हमें मिला था नॉमिनलिज्म में। तो इस तरीके से इनको समझना है। अलग अलग तरीके से आपको एजुकेशन में दे सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमें सार्वभौम में दे दिया, और इसके अलावा और भी कई तरीकों से इन क्वेश्चंस को हमें घुमा फिरा के देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। एक और क्वेश्चन है जिनमें हमें 2 लिस्ट दे रखी हैं, इन्हें हमें मिलाना है। पॉज कर सकते हैं वीडियो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो तो। राइट आंसर बता रहा हूं, बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए सबसे पहला ज्ञान मीमांसा शास्त्र, इसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में हम क्या देखते हैं, बिलोंग्स टू द अल्टीमेट ट्रूथ, सच की बात करते हैं हम एपिस्टेमोलॉजी में, उसकी हम नॉलेज लेते हैं। नेक्स्ट है लॉजिक। लॉजिक की बात करते हैं हम, तर्क शक्ति से संबंधित है, रीजनिंग से संबंधित है लॉजिक, ये तो नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा। एथिक्स जो हमारा नीति शास्त्र है वो होता है नैतिकता से संबंधित, नाम ये एथिक्स और ये मोरालिटी से संबंधित है। लास्ट में है एस्थेटिक्स जो कि सौंदर्य शास्त्र है, इसमें हम कला के सौंदर्य का संबंध देखते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, एथिक्स और एस्थेटिक्स। नेक्स्ट है 2 लिस्ट है, मिलाना है इनको, और इनके जो जनक हैं, इनके फादर हैं, वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको जरूर देना चाहिए। वीडियो पॉज कीजिए और आराम से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। राइट आंसर आपको बता रहा हूं, ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए आदर्शवाद किसने दिया था, प्लेटो ने। आइडियलिज्म किसने दिया था, प्लेटो ने। नेक्स्ट है यथार्थवाद, जिसको इंग्लिश में रियलिज्म बोलते हैं, ये दिया था अरस्तु ने। प्रकृतिवाद दिया था रूसो ने, और व्यवहारवाद दिया था जॉन डीवी ने। इन चारों को हमने पहले भी देखा है कि आइडियलिज्म प्लेटो, रियलिज्म अरस्तु, नेचुरलिज्म रूसो और प्रैग्मेटिज्म जॉन डीवी, इन चारों को अब हमने एक क्वेश्चन में देख लिया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में इन चारों को एक बार देखने से हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कौन से वाद के जनक कौन से हैं। नेक्स्ट है 2 लिस्ट है, अब की बार भी हमें इनको मैच करना है। राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, डी हमारा करेक्ट है। डी में क्या है, देखिए प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद जॉन डेवी के नाम पर प्रचलित प्रयोगवाद है। हमने इसकी बात भी की थी कि प्रैग्मेटिज्म को प्रकार्यवाद बोलते हैं, और इसके फादर कौन है, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था प्रैग्मेटिज्म को। इसके बाद में विकास। विकास में क्या देखते हैं हम, जैविक की क्रिया से शरीर में होने वाली संरचनात्मक वृद्धि। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो बायोलॉजिकल एक्शन होते हैं, हमारी बॉडी जब ग्रोथ करती है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है यथार्थवाद, रियलिज्म। रियलिज्म में क्या है, वह दृष्टिकोण जो प्रकृति को सभी क्रियाओं का संचालक मानता है, ये हम रियलिज्म देखते हैं। और लास्ट में रिक्रिएशन, स्वेच्छा से प्रारंभ की गई क्रिया। जब हम कोई भी एक्शन हमारी वॉलेंटरी, हमारी मर्जी से करते हैं, उसको हम रिक्रिएशन बोलते हैं, हम मनोरंजन बोलते हैं। क्योंकि मनोरंजन में कोई बाउंडेशन नहीं होती, हम हमारा मनोरंजन कैसे भी कर सकते हैं, खेल के कर सकते हैं, मूवी देख के कर सकते हैं, वो सारा रिक्रिएशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है ये देखिए, एक और क्वेश्चन है लिस्ट का। लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे कि बहुत इजी क्वेश्चन आप करा रहे हो, तो अभी तक इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं, मुझे लगता है इनका लेवल आपको ठीक लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। आधुनिक जो मनोविज्ञान की परिभाषा है उसमें व्यवहार का विज्ञान बताया गया है मनोविज्ञान को। बिहेवियर का जो साइंस है उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद में दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र में क्या है, अंतःकरण के प्रति प्रीति। फिलोसफी में हम क्या देखते हैं, लव ऑफ कॉन्साइंस, हमारे जो अंतःकरण है, हमारे मन की जो बात है, माइंड के अंदर जो हमारे चलता रहता है, वो हम फिलोसफी में देखते हैं। इसके बाद में समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में क्या होता है, सामाजिक परंपराएं। नाम से ही हमें पता लग रहा है समाज, तो जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं वो आएंगी समाजशास्त्र के अंदर। और आदर्शवाद किसने दिया था, प्लेटो ने। सिंपल सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा वीडियो देखिए, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, उनमें भी आप इनको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है अरस्तु किसके अनुयायी थे। हमें यह बताना है कि अरस्तु किसके शिष्य थे या फिर अरस्तु किसके अनुयायी थे। पहले वीडियो में हमने बात की थी एस, पी और ए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लेटो। अरस्तु किसके अनुयायी थे, प्लेटो के थे। नेक्स्ट है
प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया? जो हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किसने दिया था? राइट आंसर इज थॉर्नडाइक। देखिए एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और एक और दिया था लॉ ऑफ रेडीनेस। ये 3 नियम दिए थे एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो हमें पूछा था कि लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था, तो लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। एक्सरसाइज और रेडीनेस भी नियम दिए थे। ये सारे लर्निंग के लॉ हैं, लॉ ऑफ लर्निंग है, जिनको अधिगम के नियम हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है? लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा है इन ऑप्शंस में से? राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने देख ही लिया था कि लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, ये तीनों नियम एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिए थे, जिनको हम लॉ ऑफ लर्निंग बोलते हैं, इसलिए ये हमारा डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जो हमारा नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर है इसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज लर्निंग बैरियर, सीखने में बाधा। देखिए आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, उसकी हम बात कर लेते हैं। कोई भी स्किल सीखने में पहले जो आपने कुछ सीख रखा है उसका बेनिफिट आपको दूसरी स्किल सीखने में हो रहा है, इसका मतलब वो है पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। लेकिन पहले जो आपने स्किल सीख रखी है उससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है, दूसरी स्किल सीखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो होता है नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। इसको इस तरीके से समझिए कि एक फुटबॉल का प्लेयर है, वो हॉकी अच्छे से खेल सकता है, क्योंकि फुटबॉल में भी ड्रिबलिंग होती है, हॉकी में भी ड्रिबलिंग होती है, एंडुरेंस का गेम है, लंबा भागना पड़ता है ग्राउंड के अंदर, हॉकी में भी यही सेम है। तो फुटबॉल की जो स्किल है वो हॉकी में काम में आ सकती है। लेकिन एक चेस का प्लेयर है, जो प्लेयर चेस खेलता है, उसकी स्किल फुटबॉल में काम नहीं आ सकती, हॉकी में काम नहीं आ सकती, क्योंकि ये दोनों ही अलग गेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर हो जाएगा, और फुटबॉल से जब हम हॉकी की बात करते हैं वहां पे हमारा हो जाएगा पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर, क्योंकि हमें सीखने में बाधा आएगी। या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो आप स्कूल में थे, वहां पे आपको कोई गलत स्किल सिखा दी, आपको हॉकी की कोई गलत स्किल सिखा दी, ड्रिबलिंग के बारे में आपको गलत नॉलेज दे दिया। तो इसके बाद में जब आप हॉकी सीखोगे, कॉलेज लेवल पे आपको एक अच्छा कोच मिल गया, उसने आपको ड्रिबलिंग की जो बेसिक स्किल्स हैं वहां से लेकर एडवांस में सिखाने की कोशिश की। लेकिन स्कूल से आपने जो स्किल सीखी है उसको आप इतना इजीली नहीं छोड़ पाओगे, उससे आपको इंप्रूव करने में टाइम लगेगा। इसलिए कॉलेज में जो आप स्किल सीखोगे वहां पे हमारा नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपकी जो पहले वाली स्किल है वो आपकी नई वाली स्किल को सीखने में बैरियर बन रही है, आपकी नई वाली स्किल को सीखने में बाधा बन रही है, वो होती है नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव लर्निंग क्या होती है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? सबसे मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा होता है साइकोलॉजी में? राइट आंसर इज एक्सपेरिमेंटल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए साइकोलॉजी में जब भी हमें कुछ प्रूव करना होता है तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोग के बिना हम कोई भी जो थ्योरी है उसको प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि पावलोव है, थॉर्नडाइक है, इन सब ने अपनी एक थ्योरी दी थी, लेकिन थ्योरी से पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि ये सच है नहीं। इसलिए एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है वो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव मेथड माना जाता है साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? इनको हमने डिस्कस किया है। राइट आंसर इज थॉर्नडाइक, सी हमारा करेक्ट आंसर है। थॉर्नडाइक ने कौन से नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 नियम है, ये दिए थे थॉर्नडाइक ने, जिनको कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग या फिर लॉ ऑफ लर्निंग बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है वृद्धि के द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? हमारा जो 2 फैक्टर थ्योरी है ग्रोथ के अंदर, उसको डेवलप करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इज बी, स्पीयरमैन। वृद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, इसको आपको ध्यान में रखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, समझाने का कुछ नहीं है। 2 फैक्टर थ्योरी से आप ध्यान रखिए कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ ग्रोथ ये दी थी स्पीयरमैन ने। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो, और इसके साथ साथ सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप आपको इंस्टॉल करनी है और उसके ऊपर स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप करना है, वहां पे अपना चैनल आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए,
बहुत बहुत धन्यवाद।